नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रायपुर से बड़ी खबर है। आई फ्लू से निपटने की तैयारी में सरकार जुट गई है। आई फ्लू पर सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। साथ ही स्कूलों हॉस्टल्स में आई फ्लू से बचाव पर सीएम मंथन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल आई फ्लू को लेकर इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार चौतरफा तैयारियों में जुटी है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है आई फ्लू से निपटने के लिए और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आई फ्लू वाकई में बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। खासतौर से बच्चों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, इसलिए सरकार भी समय रहते अलर्ट हो जाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उसमें शामिल थे और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे और इस बैठक में इस बात को लेकर समीक्षा की गई पूरे प्रदेश भर में कितने मामले हैं और उसके बचाव के लिए क्या किए जा रहे हैं। कल ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए गए थे कि प्रदेश भर के जो हॉस्टल्स हैं, स्कूल है, वहाँ पर ये तेजी से ना फैले, उसको फैलने से रोकने के लिए जो है तमाम तरह के एहतियात बरते जाएं और इसी को लेकर आज जो बैठक हुई और बैठक में इस बात पे स्ट्रेटजी बनाई गई कि मामले किस तरह से उनको रोका जा सकता है, दवाइयाँ किस तरह से प्रिकॉशनरी दी जा सकती हैं। इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री ने जो है बात की और साथ ही भी कि पूरे प्रदेश भर में कितने मामले जो हैं वो आई फ्लू के हैं और हॉस्टल्स में किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि आई फ्लू के साथ ये है कि अगर एक को हुआ तो अगर आसपास उसके सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो उसके चपेटे में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो आई फ्लू के पेशेंट है वो सामने आ रहे हैं और उसी के प्रिकॉशन को लिए ये बैठक जो है वो रखी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मौसम न केवल आई फ्लू के लिए परेशानी सबब बनता है बल्कि चुनौतियां भी पेश करता है। शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। संविदा कर्मियों को सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। अल्टीमेटम के बाद भी काम पर वापस नहीं लौट रहे संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों का बयान है, हमने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों पर सरकार की चेतावनी का अब कोई असर नहीं हो रहा है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। संविदा कर्मियों को सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी भी जो संविदा कर्मी हैं वो काम पर लौटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और आखिरी दिन भी, अल्टीमेटम के आखिरी दिन भी काम पर वापस नहीं जा रहे हैं संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों का बयान भी आया है कि हमने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और कह सकते हैं कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद इन संविदा कर्मियों पर सरकार का कोई प्रेशर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है। कर्मचारियों की एक ही मांग है, कर्मचारी अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है और इसका खामियाजा भी सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। अलग अलग तरीके से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी घुटनों के बल चलकर तरीकों से आकर्षित करने की कोशिश, अपने प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों को उठाने की कोशिश इन संविदा कर्मियों की घुटनों के बल चलकर अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अल्टीमेटम सरकार का इन पर कोई असर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, संविदा कर्मियों की हड़ताल चौतरफा परेशानियां पैदा कर रही है, लेकिन सवाल यह कि सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया, बावजूद कोई रुख बदलाव में नजर नहीं आ रहा। कोई बातचीत हुई अभी आपकी संविदा कर्मियों से? जी देखिए, 3 जुलाई से लगातार धरना प्रदर्शन पर है। इस बीच एस्मा के साथ साथ 3 दिनों का अल्टीमेटम सरकार ने जारी किया है और धरना प्रदर्शन अभी लगातार जारी है। अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण इनकी मांग है। लेकिन अब जो संविदा कर्मचारी जो बैठे हैं धरने पर, कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नियमितीकरण एक मांग है और जब तक नियमितीकरण नहीं होगा लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जो अल्टीमेटम मिला है सरकार की ओर से, तो वो चाहते हैं संविदा कर्मचारी, तो उनके जवाबदार अधिकारी हैं, जवाबदार जो मंत्री हैं
वो उनसे बातचीत का रास्ता है वो अख्तियार करें, और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ये कहा जा सकता है आज अल्टीमेटम का अंतिम दिन है, और ऐसे में अगर बातचीत नहीं होगी तो वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर वो डटे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आए मान मनोबल हो, बातचीत हो। तो ऐसे में विभाग बात हो, मान मनोबल हो। युगल रहेगा, लौटूंगा मैं आपके पास। और हमारे साथ संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी जुड़े हैं। कौशलेश जी, आंदोलन आप लोगों का जारी है, कुछ मांगे मानी भी गई, बातचीत का दौर भी चला, अल्टीमेटम, क्या आगे का स्टैंड है संघ का? देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कुछ मांगे मांगनी गई हैं, ये बात नहीं है। जो 27% की बात की जा रही है विभिन्न मीडिया माध्यमों में या सरकार के द्वारा, संविदा कर्मचारियों ने कभी भी 27% की वेतन वृद्धि के संबंध में कभी कोई आंदोलन नहीं किया, न ही उनका कोई मांग था। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जन घोषणा पत्र में जो नियमितीकरण का वादा किया गया है उसे पूरा किया जाए। और आज भी हमारा यही स्टैंड है कि सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसने लोकतांत्रिक ढंग से जन घोषणा पत्र एक बनाया और उसमें वादा किया कि सरकार बनते ही हम नियमितीकरण करेंगे, तो सरकार को उस पर बात करना चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है और सरकार बात न करने के बदले कर्मचारियों पर एस्मा लगा के विविध प्रकार की कार्रवाइयों के लिए पत्र जारी कर रही है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि सरकार संवाद करे। लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश होती है, समस्या का समाधान संवादों से होता है, न कि इस प्रकार की दमनपूर्ण कार्रवाई से। जहां तक आंदोलन का सवाल है तो आंदोलन अभी हमारा जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि संवाद होना चाहिए, ये मांग है संघ की ओर से। शुक्रिया आपका कौशलेश जी। युगल भी हमारे साथ बने हुए थे। शुक्रिया युगल आपका पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। रायसेन से ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के पूर्व विधायक की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। बरेली से 3 बार बीजेपी विधायक रहे भगवत सिंह पटेल की लाश मिली है। शरीर में गोली लगने के निशान मिले हैं। परिजनों के हंगामे के बाद शव को पीएम के लिए भेजा गया है। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में बरेली पुलिस जुटी हुई है। बीती देर रात बरेली में अपने निवास पर मृत मिले हैं पटेल। प्रदेश के बड़े किरार समाज के नेता थे भगवत सिंह पटेल। बरेली उदयपुरा सीट से पूर्व विधायक रहे हैं भगवत सिंह पटेल। तो ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये वाकई हैरान करता है मामला, पूर्व विधायक का शव मिलना। क्या शुरुआती तौर पर तथ्य सामने आ रहे हैं, क्या पुलिस बता पा रही है मामले से जुड़ी हुई? देखिए, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अंत्येष्टि के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि शरीर में गोली लगने का निशान मिला है। तो निश्चित तौर पर इसी के बाद जो परिजन है उन्होंने खासा हंगामा किया और उसी के बाद पीएम के लिए जो है शव को भेजा गया है। उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो गोली का निशान है क्या वाकई में गोली लगने से भगवत सिंह पटेल की मौत हुई है। इन तमाम बातों का अब परीक्षण पुलिस कर रही है। तो कई मामलों में ये गुत्थी एक तरीके से उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता रहे, बरेली से 3 बार के बीजेपी विधायक रहे भगवत सिंह पटेल, और कल रात को उनका ये शव मिला था। तो अब पुलिस इस बात को लेकर पड़ताल करेगी। पीएम की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। तो अब क्या इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होता है, इसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। परिवार वालों का क्या रुख है? स्वाभाविक है कि कुछ परिवार वाले भी बता रहे होंगे। दूसरा एक सवाल ये भी अनुराग कि भाई अगर गोली लगी है तो गोली किस बंदूक से चली, वो बंदूक किसकी थी? क्या उनके घर में चूंकि अगर शव मिला है तो खुद की उनकी बंदूक थी? ये कुछ और डिटेल आई क्या? देखिए, इस पूरे मामले को सुसाइड से भी जोड़कर देखा जा रहा है और कहीं हत्या से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जो परिजन है वो इसी बात को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं कि पहले ये माना जा रहा था कि जो भगवत सिंह पटेल है उनकी सामान्य मौत हुई है, लेकिन जब गोली का निशान मिला तब से परिजन हंगामा कर रहे हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि कौन सी गोली जो है भगवत सिंह पटेल को लगी है, किस बंदूक से चली होगी। ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में आ गई हैं। प्रशांत, बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। कटे कल्याण के अस्पताल में अचानक सीलिंग धराशायी हो गई। हादसे में बाल बाल बचे अस्पताल में मरीज। 40 लाख की लागत से पिछले साल ही इसका निर्माण किया गया था। कटे कल्याण ब्लॉक का मामला है ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां कटे कल्याण के अस्पताल में अचानक सीलिंग गिर गई। प्रदेश आपको बता दें कि हादसे में बाल
बाल बचे हैं अस्पताल में भर्ती मरीज और करीब 40 लाख की लागत से हाल ही में पिछले साल ही इसका निर्माण हुआ था अस्पताल का। कटे कल्याण ब्लॉक का ये मामला, तस्वीरें आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं। सीलिंग अचानक से गिर गई, कई लोग जख्मी भी हो सकते थे। गनीमत रही कि किसी को चोटें नहीं आई हैं और करीब साल भर के अंदर ही इसका निर्माण हुआ था। साल भर से ज्यादा अभी इसे नहीं हुआ है निर्माण हुए और उसके बाद ये स्थिति हो रही है और ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़ा हुआ है इस अस्पताल। करीब 40 लाख रुपए की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया था दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में और अभी से इसकी सीलिंग गिरनी शुरू हो गई हैं और ये सवाल जरूर पैदा करता है कि बाकी जो निर्माण है वो किस तरह का रहा होगा और यहाँ पर जो भर्ती मरीज हैं, आने वाले मरीजों के परिजन हैं, उनकी जान पर भी कभी आफत आ सकती है। ये तस्वीरें इस बात को जाहिर करती और ये भी जाहिर होता कि स्वाभाविक है कि इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो। मटेरियल जो निर्माण में लगाया गया होगा उसकी उसमें भी लापरवाही की गई होगी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा। आखिर साल भर भी नहीं हुआ इस अस्पताल को बने और उसके बावजूद सीलिंग का गिरना शुरू हो गया। और श्रीनिवास नायडू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। श्रीनिवास, क्या और कैसे ये सीलिंग धराशायी हो गई, क्या बता रहे हैं जो निर्माण करता है? अस्पताल प्रबंधन कुछ बोल रहा है इस पर? देखिए, इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने तो अब तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये है कि आज ये बहुत बड़ी घटना टल गई। सीलिंग जब गिरा है तो और ये सीलिंग बीते अभी कुछ ही समय पहले बनाया गया था, निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन अचानक सीलिंग गिरने से वहाँ जो मरीज भर्ती थे उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। 40 लाख की लागत से पिछले वर्ष ही इसका निर्माण कराया गया था। निर्माण को लेकर वहाँ के जो मरीज है उनका आरोप है कि निर्माण इतना घटिया था कि हल्की बारिश में सीलिंग सीधा गिर गई नीचे। साथ ही वहाँ बिजली की जो बोर्ड थे वो भी उखड़ गए। जगह जगह सीपेज की समस्या आ रही है। काम हुआ था, लेकिन किस प्रकार काम हुआ था कि सीलिंग गिरने के बाद लोगों को पता चल गया है। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया श्रीनिवास। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी महिला मोर्चा का गृह मंत्री आवास पर का घेराव। गृह मंत्री के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने पहुंचा है। बीजेपी महिला मोर्चा गृह मंत्री के आवास का घेराव कर रहा है। मासूम से अचानक के अनाचार के बाद बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने पहुंची है। गृह मंत्री का आवास घेरने पहुंचा है बीजेपी महिला मोर्चा। आपको बता दें कि मासूम से हुए अनाचार के बाद बीजेपी ये प्रदर्शन करने पहुंची। और रायपुर में बीती रात हुई भारी बारिश से रायपुर का सेजबहार इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सुबह लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। सेजबहार में घुसेरा नाला का पानी गांव में घुसने से बाढ़ की स्थिति बन गई। लोगों ने सुबह देखा कि पूरा गांव जलमग्न हो गया है। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद इलाके में राहत और बचाव का कार्य शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे, उधर भारी बारिश से रायपुर के भाटा गांव में सरकारी स्कूल में पानी भर गया। स्कूल में पानी भरने से छात्रों के साथ शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भराव हो गया। मौके पर का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजीवाल। आगे बढ़ेंगे, बाढ़ को लेकर सुकमा से राहत भरी खबर है। शबरी नदी का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोंटा तेलंगाना बॉर्डर पर NH 30 से पानी उतर गया है, जिसके बाद MNH 30 पर आवागमन शुरू हो गया है। कल गोदावरी नदी का पानी आने से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। NH 30 पर भी
पानी चढ़ गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आवागमन पर रोक लगा दिया था। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आई फ्लू से निपटने को लेकर सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के साथ स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद। उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मानसून का दिखेगा असर, आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, लोगों से नदी नालों और पिकनिक स्पॉट पर नहीं जाने की अपील। भारी बारिश से रायपुर का सेजबहार जलमग्न, एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे लोगों को निकाला। भाटा गांव में स्कूल में घुसा पानी। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया गृह मंत्री के आवास का घेराव, घर के बाहर किया प्रदर्शन। मासूम से के साथ अनाचार का बीजेपी कर रही विरोध। संविदा कर्मियों को सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, संविदा कर्मियों पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, कहा परमानेंट करने पर कैबिनेट बैठक में हुई है चर्चा। रायपुर में आज हड़ताल पर प्रदेश के सरकारी ड्राइवर, 47 विभागों की गाड़ियों के आज समय पहिए, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चालकों का प्रदर्शन। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण के अस्पताल में अचानक गिरी सीलिंग, हादसे में बाल बाल बचे मरीज। 40 लाख की लागत से पिछले साल हुआ था निर्माण। राज्य में सीआईएसएफ बैरक का भर कर गिरा बरामदा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।